107.8 FM रेडियो जय घोष के सभी श्रोताओं का कार्यक्रम कला यात्रा में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हमारा कला अगर ये न हो, जो हमारा कला पक्ष है, ये जीवन को एक नया आयाम देता है। हमारी कलाएं हमारे अंदर मनुष्य के गुणों को विकसित करती हैं। कहते हैं साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना। जिसके अंदर साहित्य संगीत और कला नहीं है, वो बिना पूछ के पशु के समान है, यदि कोई ऐसा मनुष्य है तो। इसलिए कला हमें व्यक्तित्व देती है, कला हमें जीवन के रंग देती है। आज बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे इस कार्यक्रम में एक ऐसे कला के क्षेत्र के धनी व्यक्ति मौजूद हैं जिनका नाम लेते हुए और उनका परिचय कराते हुए हमें बहुत गर्व हो रहा है। हमारे बीच हैं तबला नवाज पंडित रत्नेश मिश्र जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। छोटा सा परिचय ये है कि एक बहुत बड़ा नाम हुआ है, जो नाम बनारस की ज़मीन से जुड़ा हुआ है, लेकिन विश्व में उस नाम की ख्याति फैली हुई है। पंडित किशन जी महाराज के आप शिष्य हैं और इसलिए इस बातचीत को हम और आगे बढ़ाते हैं बड़े गर्व के साथ। सुनते रहिए और देखते रहिए रेडियो जय घोष। बहुत बहुत आपका स्वागत है पंडित जी। कहते हैं कि संगीत है शक्ति, ईश्वर की हर स्वर में बसे हैं राम, और रागी जो सुनाए राग मधुर, रोगी को मिले आराम। और आपने सबसे पहले मुझे दहशत में कर दिया मेरे गुरुजी का नाम मेरे साथ जोड़ के कि ये वाकई मेरी कामना भी रही और ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं उनका शिष्य हूँ। और ईमानदारी की बात यह है कि जिस मकाम पे उनका नाम था, आज भी है, तो मैं बहुत हद तक तो उसको नहीं छू पाया, क्योंकि मैं बहुत काफ़ी लेट में मैं समझता हूँ कि 15-20 साल पहले मैंने उनसे शिष्यता ग्रहण करी, उनके डेथ से कुछ साल पहले। तो बहुत सीखने का मौका नहीं मिला, बट उनसे सुनने का बहुत मौका मिला, और उनकी कृपा है कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा अपना शिष्य बनाना। तो मेरा परम सौभाग्य है और मैं बहुत बहुत आभार आपका व्यक्त करता हूँ, जय घोष का व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा अपने बीच लाने के लिए। देखिए, कला तो वो चीज़ है जो इंसान के अंदर इंसानियत वाले गुणों को विकसित करती है। और जब योग्य गुरु, उस गुरु से सीखने से ज़्यादा अगर आप सुन भी लें तो वो भी एक एकलव्य जैसा शिष्य होता है। वो गुरु से शिक्षा लेके रहता है, गुरु सामने हो तो, गुरु परोक्ष हो तो भी। शुरुआत करते हैं कुछ प्रश्नों से। जरूर। कि आपके अंदर ये संगीत की बहुत सी विधाएं हैं। आप गायन में जा सकते थे, आप हारमोनियम वादन में जा सकते थे, आप अन्य क्षेत्रों में जा सकते थे, लेकिन आपने तबला को अपना आधार इंस्ट्रूमेंट बनाया। तबला को मैंने अपना आधार इंस्ट्रूमेंट, सच बताऊं तो ये मेरा दूसरा प्यार है। और पहला प्यार नहीं बताऊंगा। दूसरा प्यार इन द सेंस ये कि मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मैं तबला प्लेयर बनूंगा या तबला सीखूंगा। मुझे गाने का बड़ा शौक था। अच्छा। तो कुछ ऐसा इत्तेफाक रहा कि मैं गाना सीख नहीं पाया। एनीवे, बट जब मैं बनारस में था तो मेरे पिताजी हिंदुस्तान के, वो भी बहुत अच्छे तबला वादक हैं, पंडित कामेश्वरनाथ मिश्र जी, और जिन्होंने बनारस की संगीत परंपरा के उसके ऊपर एक बहुत अच्छी सी किताब भी लिखी, जिसमें सभी कलाकारों का संग्रह है जो बनारस से रिलेटेड जो लोग रहे हैं। और वो खुद में आकाशवाणी के टॉप ग्रेड के तबला वादक हैं। और आदरणीय पद्म विभूषण अप्पा जी, हमारी गिरिजा देवी जी, उनके साथ उन्होंने, मतलब उनके 100 प्रोग्राम में से 90 प्रोग्राम पिताजी बजाते थे। तो संगीत का जो हमारा परिवार है, हमारा ख़ानदान सारंगी का रहा है। हमारे ग्रैंडफादर, हमारे ग्रैंडफादर, पूरा ख़ानदान हमारा सारंगी का था। बट पिताजी से तबला चेंज हुआ। तो मैंने बेसिक शुरुआत तबले की इसलिए भी करी कि कोई भी संगीत सीखने के लिए, कोई भी वादन में जाने के लिए रिदम की नॉलेज सबसे पहले है, होनी चाहिए। और जिसका मुझे लगता है जिस इंसान का रिदम मजबूत है, जिसको मुझे मेरे गुरुजी ने कहा कि लय जिसका मजबूत है उसके जीवन में कभी प्रलय आ ही नहीं सकता। वाह, जिसका लय मजबूत है उसके जीवन में प्रलय नहीं आ सकता, क्योंकि दोस्तों लय पर ही तो ये समस्त ब्रह्मांड डिपेंडेंट है। पृथ्वी के परिक्रमा में, उसके घूर्णन में एक लय है, इस समस्त सृष्टि में एक लय ही लय है। इसलिए जीवन में अगर लय नहीं है तो प्रलय है। तो इस लय को आगे बढ़ाते हैं
कुछ और बातचीत हम आगे करेंगे, जरूर। पहले कुछ छोटा सा आपसे सुन भी लेते हैं। अरे मेरा सौभाग्य है, मैं थोड़ा सा आपको बनारस का जो चलन है, जी। जिस बात से शुरुआत होती है उसको, जैसे लखनऊ घराने में पेशकार बजता है, अन्य घराने में कुछ चीज़ें बजती हैं, ऐसे इसको शुरुआत में बनारस में बजाते हैं, जिसको विस्तार कहा जाता है। विस्तार कहा जाता है, जो ठेके का ही एक तरीके से प्रकार होता है। जैसे हम 3 ताल बजाएंगे तो 3 ताल को कैसे पेश करना चाहिए, कैसे माहौल बनेगा, उसमें और चीज़ें कैसे ऐड होती, तो एक इंसान की, एक आर्टिस्ट की अपनी सोच है। तो इतनी बड़ी सोच तो नहीं है, लेकिन जो मैंने सुना है बुजुर्गों से, गुड़ियों से, मैं 2 मिनट आपको इसको हम साधारण शब्दों में अगर कहें कि जैसे हम लोग जब राग गायन करते हैं तो स्वरों का विस्तार करते हैं, फिर राग का विस्तार करते हैं, उसके बाद एक ही बंदिश की एक लाइन को तरह तरह से गायन करके ख्याल के हिसाब से उसको फैलाते हैं। राग वही होते हैं, सुर वही होते हैं। बिल्कुल, आलापचारी जिसको जैसे आलापचारी कहते हैं। तो जैसे ये तबले का आलापचारी है। मैं 2 मिनट आपको सुनाना चाहता बिल्कुल हूँ। बिल्कुल, श्री गणेश करें आप। बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार। ताल 3 ताल थी और 3 ताल में आपने इसका जो विस्तार करना है वो बताया। तो आपकी तबले की शुरुआत किस उम्र से आपने कर दी? मेरी तबले की शुरुआत, मैं बनारस में था जी। तो मुझे लगता है 6-7 साल का था तो पिताजी ने मुझे सबसे पहले तबले पे हाथ रखना सिखवाया। और मैं उसके बाद क्लास 8th तक की मेरी पढ़ाई बनारस में हुई। तो मैं तबला बजाता था। फिर मैं 83 में लखनऊ आ गया। मेरे चाचा जी यहाँ भातखंडे म्यूजिक कॉलेज में थे, पंडित धर्मनाथ मिश्र जी। जी जी जी, बहुत बड़ा ठुमरी नाम के है अपने जी, आप में। बिल्कुल इसलिए भी बड़ा नाम है कि जिस पद पे वो थे भातखंडे में, उससे पहले सौभाग्य की बात है उस पद पे एज ए विजिटिंग प्रोफेसर हिंदुस्तान के मलिकाए तरन्नुम बेगम अख्तर साहिबा बेगम थी। अख्तर साहिबा थी जी। तो उनके इंतकाल के बाद में धर्मनाथ जी उस पोस्ट पे आए और हम समझते हैं हिंदुस्तान के वाहिद ठुमरी गायक वाहिद हैं। ठुमरी गायक फिलहाल। तो मैं उनके पास आया, फिर मैंने यहाँ पे पढ़ाई करी और मैंने भातखंडे संगीत महाविद्यालय ज्वाइन किया, जहाँ पे सबसे पहले मैंने 3rd ईयर 4th ईयर 5th ईयर शीतल प्रसाद मिश्र जी से मैंने क्या बात तबला है। सीखा। इतने सुरीले इंसान, बहुत इतने अच्छे। गुणी इंसान, गुणी और और बहुत प्रिय। इत्तेफाक ऐसा रहा कि हमारे पिताजी के वो गुरु भाई भी, अरे वाह, वो ये ऐसे तो है, और संयोग थी। ये संयोग, सुखद संयोग ऐसे है कि
मैं पद्म विभूषण कृष्ण महाराज जी का शागिर्द, और मेरे पिताजी, उनके पिताजी जो पंडित कंठे महाराज जी थे, उनके हाँ, शागिर्द थे। क्या तो बात है। शीतल जी भी उन्हीं के शागिर्द उन्हीं के थे। भी शागिर्द। तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं नज़र आया उनके सिखाने में, बट शीतल जी का जो सिखाने का तरीका था, मैं दिल से बताऊं, मुझे जो भी तबला आता है मैं हमेशा उनको फॉलो करता हूं, उनकी छोटी छोटी चीज़ों को। वो बहुत बारीकी से सिखाते, बहुत अच्छे गुरु हैं, वाह, मेरा सादर प्रणाम उनको है। क्या तो बात। मैंने अब उनसे सीखा, और फिर जब मैं 6th ईयर में भातखंडे में आया निपुण पार्ट 1 में, तो 1 साल मुझे राम कुमार शर्मा जी से भी सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वाह, और फिर उसके बाद 7th ईयर 8th ईयर हिंदुस्तान के बहुत बड़े तबला वादक, बहुत गुणी तबला वादक, जिनकी हम समझते हैं कि लोग शायद उनको बहुत कम जानते हैं, लेकिन हिंदुस्तान का कोई ऐसा कलाकार नहीं जो उनके नाम से वाकिफ न हो, पंडित रंगनाथ मिश्र। पंडित रंगनाथ मिश्र जी। और जी, बहुत कैलकुलेटिंग तबला, बहुत और बहुत ही अलग उनका अंदाज, और इतना अच्छा। तो मुझे 2 साल उनसे तबला सीखने का मौका मिला। फिर इत्तेफाक रहा, बस वो चलता गया, और बस जो कुछ है सब उन्हीं का देन है, उन्हीं गुरुओं का है, और रियाज में नहीं कर पाए, मेरी अपनी कमी है। एक योग्य शिष्य की बात भी ये होती है कि जब भी वो प्रस्तुति अपने देने के लिए मंच पर आता है तो यही कहता है कि जो अच्छा हमसे बच जाएगा वो हमारे गुरुजनों का, और जो कुछ कमी बेसी है वो हमारी है। Actually, तो ये एक कवि, एक योग्य शिष्य की विनम्रता भी है और उसकी पात्रता भी है। नहीं, ये उसकी मजबूरी भी है। ऐसे हास्यास्पद भी बहुत अच्छे अच्छे सटायर भी आप कहते हैं। पंडित जी, आपसे एक बात ये हमें पूछनी थी रत्नेश जी, जी। कि शास्त्रीय तबला वादन में और लाइट तबला वादन में क्या विशेष फ़र्क होता है? हालांकि मोटे मोटे तौर पर हम सभी वो फ़र्क जानते हैं। ये सवाल मेरे मन में इसलिए आया क्योंकि मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि शास्त्रीय संगीत के एक समृद्ध परिवार की विरासत को संभालने वाले पंडित रत्नेश मिश्र जी सरकारी सेवाओं में रहते हुए भी इस संगीत यात्रा को जारी रखा, और न सिर्फ जारी रखा बल्कि देश के कई ऐसे बड़े कलाकारों के साथ आपने लाइट म्यूजिक में तबला संगत किए, जिनमें हमारे मोहम्मद हुसैन साहब हैं या चंदन दास जी हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ आपने प्रस्तुतियां दी, और भी बड़े बड़े नाम हैं जो शायद मुझे जल्दी में कहने में ना याद आए। तो ये लाइट अंग बजाना, क्लासिकल सीखना और ऐसे लोगों के बीच परफॉर्म करना कैसा लगता है? मुझे दिल से बताऊं तो मुझे लाइट म्यूज़िक बजाना बहुत मज़ा आता है, और इसलिए भी मज़ा आता है कि मेरा परिवार शास्त्रीय संगीत का है, और यही शायद मेरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था, जिसकी वजह से मेरे गुरु जी ने मुझे शिष्यता मतलब लेने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मैंने कहा भी महाराज जी से कि महाराज जी देखिए, आपका इतना बड़ा नाम है, आज तो इस दुनिया में नहीं हो, और जहाँ भी उनका आशीर्वाद हमारे साथ में है। तो मुझे याद है 2000 सन में मैं बॉम्बे में था, और उसी समय लता मंगेशकर जी ने अपने पिताजी के नाम का एक पुरस्कार महाराज जी को दिया था। तो उनकी बड़ी इच्छा थी कि मैं उनसे सीखूं। तो मैं चूँकि प्रोग्राम में काफ़ी व्यस्त रहता था, और मुझे पता था कि मैं क्लासिकली इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाता, बिकॉज लखनऊ आने के बाद हमारा थोड़ा सा सिस्टम चेंज हो गया। लखनऊ में शास्त्रीयता का उतना डांस को छोड़ करके इंस्ट्रूमेंट में या गायकी में या वादन शैली में ऐसा कोई बहुत विशेष ऐसा नहीं था। जैसे इंडिया में आज किसी बड़े आर्टिस्ट का नाम है कि शिव कुमार शर्मा जी थे, हरिप्रसाद जी थे, इस लेवल के लोग कोई ऐसे नहीं कभी कभी अफसोस भी होता है इस बात पर, अफसोस लखनऊ में। हाँ, अफसोस कर सकते हैं। बाकी तो ये है कि भाई मैंने कहा कि शुरू में जो भी कमी हमारी, हम किसी को दोष नहीं देते। तो कुछ ऐसा इत्तेफाक रहा कि उन दिनों गज़ल का दौर पूरे इंडिया में बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। हम बात करें 83, 84, 80, तो ऐसे तो हर तरफ गुलाम अली साहब, मेहंदी हसन साहब, हरिहरन, तलत अजीज साहब और अहमद से मोहम्मद सिंह, तो इतना। और फिर जो हमारे मित्र लोग थे वो सीखते ज़रूर थे भातखंडे में, वो क्लासिकल सीखते थे गणेश प्रसाद जी से और लोगों से, बट उनका जो झुकाव था वो संगीत में लाइट म्यूज़िक की तरफ, गज़ल की तरफ ज़्यादा था। तो कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ कि मुझे लाइट म्यूज़िक में जाने का मौका मिला। लेकिन एक परिवार के नाते मुझे खुशी इस बात की होती है कि मैंने ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार या बाई चांस, मुझे आदरणीय अप्पा जी के साथ संगत करने का कई बार लखनऊ में, लखनऊ बाहर, कलकत्ते में, बम्बई में मुझे। मैं यहाँ क्लियर कर दूं, अप्पा जी से आपकी मुराद ये है पद्मश्री गिरजा देवी, पद्म विभूषण गिरजा देवी से क्षमा सहित।
गिरिजा देवी। हाँ, उनके साथ मुझे कई जगह बजाने का मौका मिला, सितार के साथ कई ऐसे आर्टिस्ट उनके साथ बजाने में मौका मिला। यहाँ पे लखनऊ में अर्जुन मिश्र जी थे, उनका डांस का था, उनके साथ भी मौका मिला। बट वो प्रोग्राम रेगुलर इतना ज़्यादा चलता रहा कि अनूप जलोटा जी, हरिहरन, अहमद हुसैन मोहम्मद साहब, रविंद्र जैन जी, अनुराधा पटवाल, रेडियो के टीवी के कॉन्सर्ट होते थे तो भगवान की बड़ी कृपा कि उन लोग का पहला चॉइस होता कि भाई अगर रत्नेश है तो बजाए। तो ऐसा इत्तेफाक रहा। तो और आजकल मालिनी अवस्थी जी हमारी बड़ी बहन की तरह हैं, वो शास्त्रीय भी गाती हैं और वो फोक भी गाती हैं। तो वो शास्त्रीय में भी मैं उनके साथ बजाता हूँ जो अप्पा जी से उन्होंने सीखा, और फोक संगीत में बजाता हूँ उनके साथ। तो ये मेरा सौभाग्य है कि क्लासिकल भी बजाना और लाइट म्यूज़िक भी बजाना और फोक भी बजाना, तो ये तबले में बड़ा मुश्किल काम होता है। और ये गुरुओं की कृपा है कि मेरे को थोड़ा सा इतनी अकल आ गई कि अहमद हुसैन साहब के साथ कैसे बजाना चाहिए, अनूप जी के साथ कैसे बजाना चाहिए, रविंद्र जैन के फिल्मों गाने पे कैसे बजाना चाहिए, अप्पा जी के साथ 48 मात्रा विलंबित कैसे बजाना चाहिए, बजाना है। तो वो कहीं ना कहीं चूँकि संगीत परिवार से सीखा है, तो वो मैंने कहा ना कि सीखने से ज़्यादा मैंने सुनने पे विश्वास किया। उससे मुझे एहसास हुआ कि बड़ा ख्याल बज रहा है तो उसमें कैसे भराव करना चाहिए, ठुमरी बज रही है, कोई गा रहा है तो उसमें कैसे हम चाचर बजाएंगे, कैसे दीपचंदी बजाएंगे। तो ये ईश्वर की कृपा है, जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। तो ये मैं समझता हूँ कि सिर्फ भगवान की कृपा है, मेरी अपनी कोई ऐसी पहचान नहीं। तो इस वजह से मुझे लाइट म्यूजिक में ज़्यादा आना पड़ा, क्लासिकल का ये आपका बड़प्पन है और झुकाव है। साथियों, हम यहाँ पर आपको बता दें, वैसे जो संगीत के प्रेमी लोग हैं वो तो ये बात जानते हैं कि जो शास्त्रीय संगीत होता है उसमें जब बजाना होता है तो उसमें बड़ी बड़ी ताल होते हैं, नहीं बड़ी बड़ी मात्राओं की 16 मात्रा होगा, एक ताल होगा, तिलवाड़ा होगा। हालांकि एक ताल लाइट म्यूजिक में भी आता है, शास्त्रीय संगीत में झप ताल है 10 मात्रा में। लाइट म्यूजिक में बेसिकली हम 8 मात्रा, 7 मात्रा, 6 मात्रा यानी कहरवा, दादरा और रूपक इत्यादि बजाते हैं, झप ताल भी बजाते हैं, लेकिन अब कंपोजिशन ऐसी कोई करता ही नहीं है। तो ये सब है। और ख्यालों में तो बड़ी बड़ी और विलंबित में जहाँ तक आपने 48 की बात की है, बड़े बड़ी मात्राएं बजाने पड़ती हैं जिसमें बड़े धैर्य के बाद कहीं समाता है। तो ये जो है लाइट म्यूजिक है, इसका कुछ प्रस्तुतिकरण हो जाए हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि लाइट बहुत जल्दी समझ में आता है। हालांकि मेरा ये मानना है कि लाइट नहीं, वो एक्चुअली टाइट है, वो ज्यादा मुश्किल है। नहीं, लाइट म्यूजिक को इंस्ट्रूमेंट ऐसे समझाना तो बड़ा ये होता है, क्योंकि दादरे का ठेका सबको पता है कि धादी ना धातु ना बजेगा, और दादरा वही होता है। लेकिन जैसे भी आपने कहा कि झपताल में कंपोजिशन कोई नहीं करता है, तो जो ठेका है लाइट म्यूजिक बजाने का वो डिपेंड करता है कि कंपोजिशन क्या है। कहीं धाधी ना धातु ना बजता है, कहीं धिन धिनता धिन ना बजता है, तो उसको न खेमटा डाल दिया जाता है, लेकिन है वही 6 मात्रा। तो बजाने का तरीका सिर्फ ये होता है कि हम कौन से गाने पे क्या चलन है, कौन सा टेम्पो रखा उन्होंने, किस मूड की कंपोजिशन, तो उसके हिसाब से ठेका बजता है। जैसे 12 मात्रा एक ताल मान लीजिए बज रहा है, तो अब 12 का आधा 6 कर लिया, तो उसमें दादरा भी हमें दिखा दिया, वो भी अब ऐसी लागी लगन बजाना है तो ऐसी लागी लगन का ठेका अलग होगा। अब उसमें हम चाह के भी विलंबित दादरा नहीं बजा सकते। अगर ठुमक चलक रामचंद है तो उसमें विलंबित दादरा का धादी ना धाती ना बजना, तो उसमें हम जो धिन धिनता नहीं बजा सकते। वेरिएशन के लिए एक आध सेकंड के लिए बजा दिया। कुछ एक वेरिएशन आज दिखा दीजिए दादरा के एक दो। अब जैसे अब आपने जैसे अभी ऐसी लागी लगन का जिक्र किया, अगर आप तो खुद अच्छे सिंगर हैं, तो अगर आप गाएंगे तो और अच्छा लगेगा, तो आप कोशिश करिए। अब यहाँ पर रागों का जो अलग अलग राग आपने छेड़ रखा है, तो ये अच्छा है कि जी, तो मान लेते हैं हम भी गा लेते हैं, हमारे भी गाने की मुराद पूरी हो जाएगी। चलिए मान लेते हैं कि हम लोग अभी कुछ गाते हैं दादरा में। बिल्कुल। तो कैसे होगा, ठीक है। ऐसी लागी लगन, सीधे गाने शुरू करने। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हर गुन गाने लगी, महलों में पली। दादरा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 दादरा चल रहा है। लेकिन ठेका इसमें ये बजेगा, अगर हम इसको आधा करें, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हर गुन गाने लगी, तो सम पे तो आएगा, लेकिन जो चमक होनी चाहिए या जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो नहीं फुलफिल हो सकती है। तो उसके फुलफिल होने के लिए वो आदमी का अपना खुद का इनोवेशन होता है। जो कंपोजर होता है वो कहता नहीं भाई इसमें हमको ये रिदम पैटर्न रखना। अब कहरवा है कि धागे ना तीन ना दिन 8 मात्रा हो गया, लेकिन हम कहरवे में कहीं धा दिन दा दा गिन ना दा दिन ता ता गिन दा, तो ये भी कहरवा है और ये भी कहरवा। अब
ये भी कह रहा है, अब गाना है सावन का महीना पवन करे शोर, उसका गाना बिल्कुल उसका अब इसमें यही ठेका अच्छा लगेगा, यही ठेका अच्छा लगेगा। कंपोजर ने एक इमेजिनेशन उसकी ऐसी की किया। कि हम इसमें ये रिदम रखेंगे, ये सुर का लगाव रखेंगे, शब्दों का चयन ऐसे करेंगे, तो ठेका का जो मात्रा है, आत्मा, जो बेसिक चीज़ें वही रहती हैं, बट वो कंपोजिशन के हिसाब से चेंज होती है। वही म्यूजिशियन की, अच्छे म्यूजिशियन की यही पहचान है, खासकर रिदम के लिए। मैं आपको बताना, हमेशा क्रेडिट और भी लोग ले जाते हैं, और अच्छी बात है, सबको मिलना भी चाहिए, लेकिन प्रोग्राम में जितनी गायकी को, जितनी दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स को, मेरे गुरुजी ने एक अच्छी बात कही थी कि मैंने उनसे यही सवाल किया कि जैसे आपने कहा कि तबला क्यों सीखा आपने, तबले में क्या इंटरेस्ट, तो मैंने यही जिज्ञासा में उनसे जाहिर करी। तो उन्होंने कहा यार देखो, पहली बात तो किसी विद्या का किसी से कंपैरिजन नहीं होता है, न होना चाहिए, होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने, भाई चूंकि इतने बड़े आदमी थे, इतने बड़े आर्टिस्ट थे, वो किसी का नाम बोले, देखो बिरजू महाराज जी ने डांस सीखा, शिव कुमार जी ने संतूर सीखा, अमजद अली खान साहब ने सरोज सीखा, रविशंकर जी ने सितार सीखा, तो मैंने तबला सीखा। तो वो कोई कंपैरिजन नहीं है, बट ये है कि एक अपने इंटरेस्ट की बात है, अपने इंटरेस्ट की बात तो है। वो जो चीज़ें, तो ऐसी ठेका जो होता है, ठेका वही होता है, मात्राएं वही होती हैं, बिरादरी तो संगीत की बिरादरी है। संगीत की है, और कुल मिला के सुर में हो, लय में हो, सुर में। उससे बढ़िया कुछ और। सिंगर के लिए जिस तरीके से रिदम का जानना बहुत ज़रूरी है, और जो लयदार सिंगर या इंस्ट्रूमेंटलिस्ट होता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग होता है। ऐसे ही म्यूजिशियंस के लिए सुरीला होना बहुत ज़रूरी है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको, ठीक है, गुणी लोग हैं, अच्छी जगह बहुत अच्छा तिरकिट बजाते हैं, तबला मिलाने के लिए उनको दे दिए तो दाहिने बाएं देखते हैं, क्योंकि शायद उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो सुर की भी तमीज़ इंसान को, आर्टिस्ट को उतनी होनी एक चाहिए। आपने बड़ी अच्छी बात कही। आमतौर पे जो दर्शक कहीं ऐसे पहुंच जाते हैं कि यहाँ कुछ संगीत का कार्यक्रम है और वो देखने पहुंच गए, फिर उन्हें दिखता है कि एक बंदा है जो तबला लिए और ये हथौड़ी ले करके काफ़ी देर तक वो कुछ सुन करके कर रहा है। तो मुझे बात याद आती है कि जिनको मिल गया था वो बजाना शुरू कर दे, जिन्हें नहीं मिला वो ढूंढ रहे हैं। तो उनकी जिज्ञासा कैसे समाधान हो कि ये क्या होता है? नहीं, ये तो ऐसा है कि घायल की गति घायल जाने। तो ये संगीत ऐसी चीज है ना कि जितना इसमें डूबेंगे, वो है ना, किसी ने शेर का कि खुसरो दरिया प्रेम की जो वाकी उल्टी धार। तो वो जो चीज है ना कि जो डूबा सो क्या, उभरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। तो ये संगीत ऐसी है कि इसमें सुन के जितना हम जहन में रखेंगे, उतना ही इंस्ट्रूमेंट सुरीला बोलेगा। जब सुरीला इंस्ट्रूमेंट बोलता है तो बजाने का थोड़ा सा मन करता है, तो अपनी जो कमियां होती हैं वो सुरीले इंस्ट्रूमेंट में छुप जाती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं संगीत में। तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके रत्नेश जी। मेरा सौभाग्य। और चूंकि बहुत बड़ा नाम है, आपने बहुत सारे फिल्मी दुनिया के कलाकारों के साथ भी, स्थानीय कलाकारों के साथ भी, शास्त्रीय कलाकारों के साथ भी, फोक गीतों के कलाकारों के साथ भी आपने अपनी संगत दी है, और आपकी ये कला साधना उत्तरोत्तर चलती रहे। और जो दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अगर वो भी इस कला क्षेत्र में अपना कोई मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं तो वो भी कुछ आज की बातों से लाभ ले सकेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। ये संगीत की बातचीत है रत्नेश जी, अगर हम करने बैठें तो बहुत लंबा खिंच जाएगा, लेकिन आज के एपिसोड का समय समाप्त होता है, इसलिए इस चर्चा को हम फिर कभी आगे बढ़ाएंगे। आपने रेडियो जय घोष में अपना समय दिया, इसके लिए आपका हृदय से आभार। बहुत बहुत आपका आभार, और जय घोष के लिए जय हो, बस यही दुआ कर सकते हैं। और दर्शकों, आप भी 107.8 रेडियो जय घोष को सुनना ना भूलें, और इसको आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के थ्रू भी आप इसे सुन और देख सकते हैं। तो जुड़े रहिए 107.8 FM रेडियो जय घोष के साथ। अब अनुमति दीजिए, नमस्कार। जय घोष।